अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, जैसा कि बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो हैं वो अपना इस्तीफ़ा दे चुकी हैं और इस्तीफ़ा देने के बाद इंडिया रवाना हो चुकी हैं। तो इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, देशभक्त, उनकी इस बारे में और इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या राय है वो हम देखते हैं आज की वीडियो में। टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3 2 1 स्टार्ट। डिक्टेटर कितना भी रझा हुआ, वेल कनेक्टेड या पावरफुल हो, उसका अंत दो तरीकों से आता है। या तो जनता उसे पकड़कर लैंप पोस्ट से लटका देती है, या फिर डिक्टेटर खुशकिस्मत होता या होती है और देश से पलायन करने का मौका मिल जाता है। शेख हसीना दूसरी श्रेणी में आती हैं। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन रहेगा। शेख हसीना 15 साल बाद राज करने के बाद बांग्लादेश से भागती हैं, पलायन करती हैं, वाया इंडिया लंदन की तरफ जा रही हैं, वहां रेफ्यूज मांग रही हैं। उनके ऑफिशियल रेजिडेंस से निकलने के ठीक बाद प्रोटेस्टर्स ने वहां धावा बोल दिया और उनके आलीशान घर को लूट लिया और वहां खाना भी खाया। यहां तक कि उनके पिताश्री को भी ना छोड़ा गया। पिताश्री बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर भी लोगों ने अपना गुस्सा निकाला। इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए यह खबर चौंका देने वाली थी। उनके मुताबिक बांग्लादेश में सिचुएशन सडनली खराब हो गई है, जबकि सच तो यह है कि हसीना की उल्टी गिनती कुछ टाइम से चल रही थी। हमने अपने पिछले एपिसोड में यही सवाल पूछा था कि क्या शेख हसीना स्टूडेंट प्रोटेस्ट के चलते अपनी सत्ता, अपनी गद्दी बचा पाएंगी या उन्हें भागना पड़ेगा। फिलहाल बांग्लादेश आर्मी ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का ऐलान कर दिया है। शांति बहाल करने की कोशिश हो रही है। लोगों में उत्साह है कि बांग्लादेश को एक बार फिर से नई शुरुआत करने का एक मौका मिलेगा, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। आर्मी किस प्रकार की इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी? बांग्लादेश में क्या फिर से डेमोक्रेसी बहाल हो पाएगी या फिर फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस का दबदबा और ज्यादा बढ़ जाएगा? यह सब जानते हैं आज के बांग्लादेश पार्ट 3 एपिसोड में। लेकिन सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के चलते एक रंजे हुए डिक्टेटर को क्यों कुर्सी छोड़नी पड़ी और क्यों बांग्लादेश स्टूडेंट्स ने फिर से साबित कर दिया कि तानाशाह चाहे दुनिया भर में कहीं भी हो, स्टूडेंट से वो इतना क्यों डरते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स एक बार अगर कुछ ठान लेते हैं तो उनके सामने चलती किसी की नहीं है। शेख हसीना की उल्टी गिनती शुरू होती है स्टूडेंट प्रोटेस्ट से, जो शुरुआत हुई थी जिसकी एक स्टूपिड कोटा सिस्टम के खिलाफ। कोटा सिस्टम शेख हसीना ने री इंट्रोड्यूस किया, जिसको पहले ही 2018 में बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जो एक नॉन सोशल जस्टिस या एफर्मेटिव एक्शन पर बेस्ड कोटा सिस्टम था। जनरली जब कोटे की दरकार होती है तब कोटा इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन शेख हसीना ने री इंट्रोड्यूस किया फ्रीडम फाइटर कोटा, जिसमें 30% रिजर्वेशन थे फॉर गवर्नमेंट जॉब्स फॉर फ्रीडम फाइटर्स, जिनकी टोटल गिनती 0.13% है, जिनके डिसेंडेंट्स की गिनती की जाती है। तो यह कोटा था क्या? यह कोटा था शेख हसीना अपने फेवरेट्स को, अपने लोगों को सिविल सर्विस, ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट जॉब्स में घुसाने के लिए। स्टूडेंट्स का डिमांड था कि भाई कोटा रिफॉर्म करो, ये 30% ये जो फर्जी का कोटा है इसको हटाओ। और डिक्टेटर हसीना तब कहती है कि इसको क्या जरूरत है, भाई मैटर तो कोर्ट में है, कोर्ट फैसला दे रहा है, तो आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? प्रोटेस्ट इसलिए क्योंकि शेख हसीना एक वेल नोन डिक्टेटर थी बांग्लादेश के स्टूडेंट पॉपुलेशन के लिए, खासकर की जो जानते हैं कि डिक्टेटर्स कैसे ऑपरेट करते हैं। कोर्ट हो, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब कुछ शेख हसीना के कंट्रोल में था। तो ये जो री इंट्रोडक्शन हो रहा था, यह भी शेख हसीना के इशारों पर ही हो रहा था। याद रखिए, 2018 की बात हो, 2024 की बात हो, बार बार शेख हसीना ने पॉलिटिक्स को रिग किया है, इलेक्शंस को रिग किया है, एक ऑपोजिशन मुक्त बांग्लादेश बनाने की कोशिश की है। साथ ही साथ बांग्लादेश में कोई प्रेस फ्रीडम नहीं है, फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं। इसके चलते स्टूडेंट्स ने कहा बस अब और नहीं, और वो आ गए सड़क पर। लेकिन सड़क पर उनका जो सामना किया वो था छात्र लीग, जो कि स्टूडेंट विंग है शेख हसीना की पार्टी का, अवामी लीग का, लेकिन ये है तो गुंडे ही। इन गुंडों ने फिर स्टूडेंट्स को चुन चुनकर मारना शुरू किया और पुलिस ने भी अपनी क्रैकडाउन शुरू की। इंटरनेट को बंद करवा दिया गया और बोला जाता है ऑफिशियली 200 लेकिन अनऑफिशियली 1000 लोगों को मार डाला गया, हजारों फिर इंजर्ड हैं। लेकिन स्टूडेंट्स तब भी डटे रहे और लड़ाई करते रहे शेख हसीना के इस कोटा रिफॉर्म के खिलाफ। और जो मार्टर्स हैं वो कहा कि भैया हम इनकी जो मृत्यु हुई है इसको हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये 30% फ्रीडम कोटा हटा दिया।
अब लॉजिक तो यही है कि बात यहां खत्म हो जानी चाहिए थी। इस पूरे एपिसोड को हमने कवर किया था अपने एक प्रीवियस एपिसोड में, किस वजह से ये पूरा इंफॉर्मेशन जो ब्लैकआउट हुआ, इस तरीके से क्रैकडाउन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो बैकडाउन किया, इसके पीछे जो पूरी स्टोरी थी ये हमने कवर किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शेख हसीना की प्रॉब्लम्स तब वहां से शुरू होती हैं, समाप्त नहीं होती हैं। शेख हसीना ने कहा कि हम ये कोटा विड्रॉ कर लेते हैं और स्टूडेंट्स अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये जो कोटा जब विड्रॉ हुआ, स्टूडेंट्स का जो सब्र का बांध था वो टूट गया था, क्योंकि जिस तरीके से शेख हसीना ने उन पर बर्बरता की, जिस तरीके से बोला जा रहा है 1000 तक को स्टूडेंट्स को मारा, स्टूडेंट्स ने कहा कि अब हम आपको जाने नहीं देंगे। इतना खून खराबा हुआ है, शेख हसीना को माफी मांगनी पड़ेगी, शेख हसीना को रिजाइन देना पड़ेगा, पुलिस और आर्मी जो इन्वॉल्व थे उनको भी जवाब देना पड़ेगा। नतीजे में क्या हुआ? जो काम डिक्टेटर करता है वो काम शेख हसीना ने और किया। इस बार डबल क्रैकडाउन करना शुरू किया। पुलिस ने अरेस्ट करना, टॉर्चर करना, स्टूडेंट लीडर को टॉर्चर करके यह स्टेटमेंट दिलवाया कि नहीं, हम अपना प्रोटेस्ट वापस ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर से शूटिंग हुई स्टूडेंट्स के ऊपर, बर्बरता चरम सीमा तक पहुंच गई। पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई अब तो ढाका के तरफ कूच करना पड़ेगा, ये हम नहीं जाने देंगे। अब फिर इन्होंने 9 पॉइंट एक डिमांड पहले रखा था, जिसके चलते और भी ज्यादा क्रैकडाउन होता है, तो वो 9 पॉइंट डिमांड फिर 1 पॉइंट डिमांड बन जाता है कि शेख हसीना को रिजाइन देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं शेख हसीना ही इस क्राइसिस की रिस्पॉन्सिबल है। अगर डेमोक्रेटिकली सॉल्व करने की कोशिश होती तो ऐसा सिचुएशन शायद डेवलप ना हो पाता और वो शायद सत्ता में कुछ और साल तक रह जाती। लेकिन कर्फ्यू, लेकिन रेड, लेकिन फोर्स डिसअपियरेंस के चलते स्टूडेंट्स ने कहा बस और नहीं। इसको भी हमने काफी डिटेल में अपने पार्ट 2 में कवर किया था। अब आते हैं पिछले 24-48 आवर्स में क्या हुआ। 4th of August को आप बोल सकते हैं कि हसीना के फाइनल आवर्स शुरू हो गए। ब्लडी संडे 4th of August हुआ यूं कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने कहा कि भाई हम तो रैली करेंगे, लेकिन हसीना ने अपने पार्टी एक्टिविस्ट को कहा कि ये जो रैली कर रहे हैं इनके खिलाफ अब आप भी सड़क पर उतर आओ। बैड आइडिया, बिगिनिंग से ही एक बैड आइडिया था, क्योंकि आप एक क्लैश को सेटअप कर रहे हो। यहां आर्मी पुलिस नहीं, छात्र लीग, अब आवामी लीग की छात्र लीग लोगों को काउंटर करेगी। अब ये आवामी लीग के जो एक्टिविस्ट बोलना नहीं चाहिए था, आवामी लीग के ये जो गुंडे हैं ये आर्म्ड थे, इनके पास बंदूकें थी और हसीना तो डिक्टेटर है। हसीना ने सोचा कि ये बंदूक देखकर फिर से जो स्टूडेंट्स मारे जाएंगे, उसके बाद ये प्रोटेस्ट अपने आप नीचे हो जाएगी। कोटा तो मैंने पहले से ही विड्रॉ कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं शेख हसीना का यह कैलकुलेशन बैकफायर करता है। शेख हसीना ने सोचा क्या होगा कि भाई दोनों तरफ से अगर कुछ मारपीट होती भी है, गोलियां चलती भी हैं, दोनों तरफ से जब लोग मरेंगे तो वो कह दे कि ये देखिए जमात इसमें इन्वॉल्व था, बीएनपी इसमें इन्वॉल्व था और ये अराजकता फैलाने के लिए किया जा रहा है, मुझे बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। अब हुआ यूं कि 100 लोग करीबन मारे गए इस एक दिन में। तो आप सोचिए, पहले ही 200-300 ऑफिशियल था, अनऑफिशियली 1000 था, और यहां तो आंकड़े हैं 100 लोग मारे जाते हैं एक संडे को। मोस्टली प्रोटेस्टर्स जो मारे जाते हैं, कुछ पुलिसमैन, आवामी लीग मेंबर्स भी मारे जाते हैं, आवामी लीग के गुंडा जो हैं वो पॉइंट ब्लैंक रेंज पर स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं कैमरा पे, मोबाइल फोन पर। इसके रिस्पॉन्स में स्टूडेंट्स ने कहा कि अब तो बात आगे बहुत आ चुकी है, अब सब पहुंचो ढाका, पूरे देश से पहुंचो ढाका और शेख हसीना के रेजिडेंट्स को हम घेराव करेंगे, अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। अब तब तो भाई पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उसको कवर कर लिया, हाउस को बचाने की कोशिश की, लेकिन जो स्टूडेंट कन्वीनर्स हैं उन्होंने बात साफ कर दी कि हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, आवामी लीग, छात्र लीग, इनके गुंडों ने हमें मारा, हमारे 100 के आसपास लोगों को मारा। 99% जो बांग्लादेश के लोग हैं अब इस रिजीम के खिलाफ हैं। हम तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट चाहते हैं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब जितना भी वो हमारे ऊपर गोली चलाएंगे हम और भी ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। वो एक कहावत है ना कि इतना भी मत डराओ कि डर का डर ही खत्म हो जाए, उसी तरीके से स्टूडेंट्स में डर ही बाहर निकल गया। मारना है तो मार डालो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आता है एक ट्विस्ट। जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मार्च कर रहे हैं, इसमें आर्मी का एक अहम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल आता है। आर्मी ने कहा कि भाई हम स्टूडेंट्स के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे और ना ही हम उन्हें टेररिस्ट बोलेंगे। आर्मी ने कहा कि हम कर्फ्यू लगा देंगे, लेकिन वी विल नॉट शूट एट द प्रोटेस्टर्स। ये एक क्रिटिकल पॉइंट आता है जब लोगों को समझ में आता है कि बांग्लादेश में कुछ चेंज होने वाला है, जब आर्मी शेख हसीना के साथ पोजीशन नहीं लेती है। बहुत ही सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट है। आर्मी चीफ ने भी कहा वी विल नॉट शूट एट द पीपल। सो वो लोगों के साथ खड़े हुए हैं, लोगों के लिए ही तो आर्मी बनती है, और उन्होंने उनको टेररिस्ट बुलाने से मना कर दिया, जो कि शेख हसीना बार बार बोल रही थी। 3 अगस्त को आर्मी एक स्टेटमेंट इशू करती है, बांग्लादेश आर्मी हैज ऑलवेज स्टूड एंड विल स्टैंड बाय द पब्लिक। अब इसमें आर्मी की भी इंटरनल पॉलिटिक्स है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ जनरल्स शेख हसीना के साथ थे, कुछ जूनियर ऑफिसर्स थे, उनकी लॉयल्टीज अलग थी। तो एक बड़ा सवाल यह था संडे शाम को और मंडे सुबह को कि अगर क्लैश होता है आवामी लीग सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स के बीच में, तो आर्मी किस तरफ होगी? क्या वो बाईस्टैंडर रहेगी या वो स्टूडेंट्स की तरफ बात करेगी? याद रखिए, ग्लोबल ओपिनियन भी इस समय तक शेख हसीना के खिलाफ हो रही थी। उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में घसीटने की बात चल रही थी। यूरोपियन यूनियन ने एडवर्स कमेंट्स दिए थे। तो एक तरफ से एक स्टेज तो सेट हो गया था, स्टूडेंट मूवमेंट वर्सेस हसीना, इनकलाब वर्सेस तानाशाही। अब आते हैं फाइनल फ्यू आवर्स ऑफ शेख हसीना। मंडे 11 बजे सुबह का अगर आप नजारा देखें तो इंटरनेट शटडाउन होने की बात हो रही थी कि कंप्लीट शटडाउन होगा, और इसका एक ही मतलब है कि सरकार फिर से क्रैकडाउन करने की मंशा थी। एक टोटल ब्लैकआउट के बाद एक और ब्लडबाथ होने की फुल शंका थी। स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स जानते थे इस बात को, लेकिन पीछे नहीं हटे आर या पार। अब ये इंडेफिनिट कर्फ्यू भी लगा दिया गया, इंटरनेट भी हटा दिया गया, हेविली आर्म ट्रूप्स को ढाका में बैठा दिया गया कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट को वो कंट्रोल करेंगे। अगर आप बात करें शहीद मीनार, लैंग्वेज मार्टर्स मेमोरियल, यहां क्लैशेस भी देखे गए। मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट सब सस्पेंडेड, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, आप जो भी बता दें सब पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन आर्मी यहां केम थ्रू फॉर डेमोक्रेसी। आर्मी ने यह साइन दिखाना शुरू कर दिया कि भाई वो तो स्टूडेंट के साथ हैं, और शेख हसीना को ही रिजाइन करना पड़ा। और ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि आर्मी ने बार बार यह दिखा दिया कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर वो फायर नहीं कर रहे थे। 12 बजे आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमा ने बोल दिया कि वो एक नेशन को एड्रेस करेंगे 2 बजे बांग्लादेश टाइम। इससे साफ हो गया कि बांग्लादेश में एक बड़ा खेल चल रहा है। बहुत लोग एक्साइटेड हो गए कि क्या सच में ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने एक डिक्टेटर को ओवरथ्रो कर दिया? क्या ये बात सच है कि आर्मी एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है? लेकिन स्टेट ऑफ इमरजेंसी टेक्निकली आर्मी डिक्लेयर नहीं कर सकती है, प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो क्या हो सकता है कि शेख हसीना ही रिजाइन कर दे रही है? 1 बजे तक खुद पीएम ऑफिस, शेख हसीना के ऑफिस के सीनियर ऑफिशियल ने यह कह दिया कि सिचुएशन अभी काफी फ्लक्स में है, कुछ भी हो सकता है। आर्मी चीफ फिर अपना पब्लिक एड्रेस जो है, नेशन एड्रेस टू द नेशन है, वो 3 बजे तक पुश करते हैं। लेकिन अब तक लोगों को समझ में आ चुका था, वो यूफोरिया और जुबिलेशन आपको सड़कों पर दिखने लगा था बांग्लादेश के ढाका के 130 पर यह बात कंफर्म होने लगती है कि शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है और वो पलायन कर रही हैं। उस समय बात थी कि वो इंडिया की तरफ पलायन कर रही हैं। लोगों का उत्साह और तेज, जश्न मनाने आ गए, सड़क पर आ गए, और आर्मी को भी, आर्मी पर्सनल को फूल दिया जा रहा था। इसको बांग्लादेश का सेकंड इंडिपेंडेंस बोला जा रहा था। 2 बजे का अपडेट यह आया कि गौरव भवन, जो शेख हसीना का ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहां से वो निकल चुकी हैं अपनी बहन के साथ। अब वो एक स्पीच रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन वो भी उन्हें नहीं करने दिया गया। सिर्फ एक रेजिग्नेशन और उसके बाद यहां से पलायन। तो लिटरली आप समझ लीजिए शेख हसीना को एग्जाइल में डाला गया। कितने प्रेशर के अंदर डाला गया, कितने थ्रेट के अंदर डाला गया, आर्मी का इसमें क्या रोल था, कितना था, यह चीज अभी बाहर नहीं आई है। लेकिन रेजिग्नेशन कंफर्म्ड होता है, उनका फ्लीइंग कंफर्म्ड होता है। पहले बात थी कि वो इंडिया की तरफ आ रही हैं, लेकिन अब लग रहा है वाया इंडिया वो लंदन की तरफ जा रही हैं, जहां वो रेफ्यूज मांगेंगी। गौरव भवन में स्टूडेंट्स एंटर करते हैं, वहां की आलीशान चीजें देखते हैं, वहां लंच खाते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंट्स को लूटा भी जाता है। वहां से चीजें बाहर भी स्टूडेंट्स ले जाते हैं। 3 बजे का अपडेट यह होता है कि आर्मी चीफ आते हैं, नेशनल टेलीविजन पर आते हैं और एक बेटर फ्यूचर की एक गुहार लगाते हैं। कहते हैं कि अब फाइटिंग और किलिंग से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो प्रोटेस्ट है, अब इसे रोकने की दरकार है। जो भी गिल्टी है, ये जिस तरीके से स्टूडेंट्स को बर्बरता से मारा गया था, जो भी गिल्टी है उन्हें पनिश किया जाएगा। आर्मी चीफ कहते हैं कि वो सारे लीडर से बात कर चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से बात कर चुके हैं, काफी पॉजिटिव उनकी बातचीत हुई है, और इसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जा रहा है।
इंडियन यूट्यूबर थे, उन्होंने बात की किस तरह से शेख हसीना ने स्टूडेंट्स के ऊपर जुल्म किया, और जब स्टूडेंट्स को पता चला कि 1000 के करीब स्टूडेंट्स को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया है, तो उन्होंने शेख हसीना का रेजिग्नेशन यहाँ पे डिमांड किया। लेकिन शेख हसीना डट गई कि मैं किसी भी सूरत रिज़ाइन नहीं करूँगी, और जो कुछ भी करना है ओवर माई डेड बॉडी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आर्मी ने स्टूडेंट्स का साथ दिया, और आखिर में शेख हसीना के जब रेजिडेंस के इर्द गिर्द स्टूडेंट्स पहुँच गए तो आर्मी ने शेख हसीना को 45 मिनट्स का टाइम दिया, और अगर शेख हसीना 45 मिनट्स में रिज़ाइन करके वहाँ से ना भागती तो जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ पे कत्ल किया गया था, इसी तरह से शेख हसीना को भी कत्ल किया जा सकता था। तो वो आखिरी टाइम तक डटी रही कि मैं किसी सूरत रिज़ाइन नहीं दूंगी। लेकिन स्टूडेंट्स की पावर के सामने और बांग्लादेश आर्मी ने जब इंटरवीन किया तो उसके बाद शेख हसीना जो हैं वो नरेंद्र मोदी के इंडिया भाग गई, क्योंकि वहाँ से उनकी डोरें हिलाई जाती थी, और अभी भी वो इंडिया में मौजूद हैं, और अब वहाँ से वो भागना चाह रही हैं लंदन। तो शेख हसीना ने सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे जो की, उन्होंने अपने सपोर्टर्स को स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ निकाल दिया, और वो आर्म्ड थे और उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर फायर खोले। 100 के करीब स्टूडेंट्स जब शहीद हुए तो उसके बाद ये सारा सिलसिला जो है हुआ, और जो डिक्टेटर शेख हसीना थी वो अपने अंजाम को पहुंच गई। जैसा कि कोटा सिस्टम से बात शुरू हुई, एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था और शेख हसीना ने जो है वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स की बात नहीं मानी और उन पे उल्टा फायरिंग कर दी, जिसके बाद जब बाद में उनका कोटा सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया और कोटा सिस्टम जो है वो भी ख़त्म कर दिया गया, लेकिन तब तक जो स्टूडेंट्स थे वो उनकी जो है इश्तियाल उनमें भर चुका था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि 1000 तक जो है वो अनऑफिशली 1000 तक जो स्टूडेंट्स थे उनको शहीद कर दिया जा चुका था। तो फिर उन्होंने कहा कि अब हम जो है वो शेख हसीना का उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा, जिसके बाद आर्मी बीच में आई और शेख हसीना को जो है वो मजबूरन जो अपना मुल्क है वो छोड़ के जाना पड़ा। जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के हाउस में उनकी चीज़ें भी यूज़ करते हुए नज़र आए, खाना खाते हुए नज़र आए। तो स्टूडेंट्स की जो तहरीक थी शेख हसीना के ख़िलाफ़ वो सिर्फ इसलिए जीती कि शेख हसीना ने जो है उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया और उनको बहुत ज़्यादा इश्तियाल दिलाया और अपनी पार्टी के लोगों को जो है उन पर गोलियाँ बरसाने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो इसकी ज़िम्मेदार जो है वो शेख हसीना खुद ही थी, क्योंकि शेख हसीना ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो है वो गोलियां चलवाईं। ज़रूर बताइएगा आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम।